नमस्कार, खबर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। सबसे पहले हम बात करेंगे चुनावी जाल में फंसे बाबूलाल की। तो पलामू कोर्ट ने जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया है। बाबूलाल ने कोर्ट की इस कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने कहा है कि इस केस को वो भूल गए थे। चुनावी बिगुल के साथ ही पुराने मुद्दे भी सामने आने लगे हैं। ऐसे ही एक इतिहास बन चुके मामले में फंस गए हैं जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी। जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को 2013 के एक मामले में कुर्की वारंट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो इस मामले को वो भूल ही गए थे, लेकिन चुनाव ने ये सब याद दिला दिया। ये केस आज का नहीं, अभी 2013 का केस है। उस समय हमें याद है, डेट तो बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं है। उस वक्त इंक्रोचमेंट राय के नाम पर लोगों के घरों को उजाड़ रही थी सरकार, बुलडोजर चला रही थी। जमशेदपुर में भी चलाया, धनबाद में भी चला, रांची में भी चला। बाबूलाल ने इसे बीजेपी की सियासी चाल बताया है। इस पर बीजेपी ने उन्हें नसीहत दी है। हम तो एक प्रकार से भूल गए थे, इतने पुराना किसी को याद थोड़े रहेगा। कल हमें अचानक ये पता चला तो मुझे बड़ा शॉकिंग हुआ। तो मैं कह सकता हूँ जानबूझ करके मेरे ऊपर इस प्रकार के केस मुकदमा करना जगह जगह पर, और फिर उस समय आवे ताकि उस समय परेशान। देखो, सरकारी करने सरकारी जो पदाधिकारी करते हैं, अगर कोर्ट ने नोटिस दिया होगा तो थाना को भेजा होगा तामील करने के लिए। ऐसी बात नहीं है। देखिए, कोर्ट अपना, न्यायपालिका अपना काम करता है और राजनीतिक अपना काम करते हैं। ऐसा थोड़े है कि नहीं, हम लोग भी बीजेपी के हैं, हम लोग पर भी केस होता है और भी हमारे नेता पर केस होता है, और सब उसका अति करते हैं, न्यायपालिका के का आदर करते हैं। इसलिए ये बात उनको नहीं कहना चाहिए, न्यायपालिका का आदर करना चाहिए। बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी पर दोहरे चरित्र का भी आरोप लगाया है। पार्टी की माने तो उन्होंने राज्य को डोमिसाइल की आग में झोंका, जिसमें राज्य में युवा और बेरोजगारों को जाने गंवानी पड़ी। बाबूलाल मरांडी के बचाव में कांग्रेस कूद पड़ी है। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कुर्की के आदेश को पुलिसिया नाकामी का नतीजा बताया है कि पुलिस ये नहीं बता पाती या उनको समन तक नहीं पहुंचा पाती, तभी तो ये कुर्की जब्ती का आदेश निकला होगा। निश्चित रूप से कोर्ट को इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस की नाकामी का नतीजा है, या यूं कहिए राज्य सरकार षड्यंत्र रच रही है ऐसे नेताओं को परेशान करने का, जो महागठबंधन में बड़ी भूमिका में है। बहरहाल 2019 के चुनावी समर में बाबूलाल मरांडी की भूमिका महागठबंधन में अहम मानी जा रही है। कानूनी शिकंजे के बाद बाबूलाल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। जाहिर है मुद्दा राजनीतिक तूल पकड़ता दिख रहा है। मदन और सौरभ के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी महागठबंधन अब तक ये तय नहीं कर पाया कि उसे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। इधर कांग्रेस और जेएमएम की दूरियां बढ़ती नहीं दिख रही हैं, लिहाजा बाबूलाल मरांडी के साथ मिलकर जेएमएम ने कांग्रेस पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। चुनावी समर का शंखनाद हो चुका है। राज्य में 4 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन महागठबंधन किन किन सीटों पर अपने योद्धा उतारेगा अब तक ये तय नहीं है। जाहिर है जब सीटों पर ही समझौता नहीं हुआ तो फिर संग्राम की रणनीति बने कैसे। लेकिन जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है। सोच है कि समय का सदुपयोग करते हुए चीजों को जल्द से जल्द अधिकृत रूप से लोगों तक जानकारी दी जाए। हेमंत जी थोड़ा कांग्रेस से भी बात कर ले, उनके नेताओं से, और फिर एक आध सप्ताह में मामला को साफ। हफ्ते भर आओ, यानी कांग्रेस को शायद ये अल्टीमेटम दिया गया है कि वो जल्द तय करे, नहीं तो उन्हें कोई रास्ता दे। क्योंकि कांग्रेस की घुड़कियों के बाद जेएमएम के लिए शायद उसका फॉर्मूला निगलते नहीं बन रहा। राहुल गांधी की रैली के बाद भी ये मामला नहीं सुलझा और अब चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का एक सहमति बनी है। उस गठबंधन का अधिकृत रूप से बातें लोगों के समक्ष आ जाए। क्योंकि हम भी रांची में थे, सर भी रांची में थे, तो हम लोगों ने चुनाव की घोषणा होने के बाद कुछ
इस घोषणा पर चर्चाएं की, किस तरीके से ये घोषणा हुआ है। गोड्डा सीट पर जो संशय बरकरार है वो कांग्रेस को मिलेगा या फिर जेवीएम की दावेदारी होगी, अभी भी उसी पर मामला फंसा हुआ है। तकरीबन 2 घंटे तक बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। हेमंत सोरेन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो कांग्रेस से बातचीत करे। महागठबंधन के चेहरे पर बढ़ती तकरार, नहीं होने दे रही चुनावी करार। जेएमएम खुद को बड़ा भाई मानता है, संसदीय चुनाव में बागडोर भी चाहता है, लेकिन कांग्रेस को ये मंजूर नहीं। अब तक सीटों का समीकरण भी नहीं सुलझा, फिर 4 की 14 सीट पर महागठबंधन की जीत का दावा कैसे? ये सवाल झारखंड में जोर पकड़ने लगा है। कौन कौन सी सीट ऐसी है जिस पर अभी भी चर्चा करने की और जरूरत है? वो लगभग सभी चीजें स्पष्ट है। अब अधिकृत रूप से बातों को आप लोग के समझ रखना है। राज्य की सभी 14 सीटों को जीतने के लिए कोशिश हम सब लोगों की होगी। इसके बाद सभी लोकसभा क्षेत्रों पर ज्वाइंट, जिसको कहते हैं ना, कैंपेनिंग हम लोग कर सके। बाबूलाल और हेमंत ने हफ्ते भर और इंतजार का मन बनाया है, तो क्या हफ्ते भर बाद महागठबंधन अपना चेहरा बदलेगा? कांग्रेस होगी साथ या फिर हेमंत बाबूलाल पकड़ेंगे अलग राह? ये राज्य के हित में या राष्ट्र हित में होने वाला गठबंधन नहीं है, ये व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि के लिए होने वाला गठबंधन है। और जहां स्वार्थ प्रमुखता से सामने आ जाता है, वहां बाकी चीजें फिर धीरे धीरे करके गौड़ होने लगती है। यहाँ वही हो रहा है। हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष से भी मुलाकात की। मीटिंग के बाद बाहर नेता आपस में दिखाने की कोशिशें करते रहे कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रांची से मदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन की मुलाकात को कांग्रेस के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स बताया है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव के मुताबिक महागठबंधन बीजेपी से डर गया है और इसलिए सभी एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ सत्ता हथियाने और व्यक्तिगत स्वार्थ को साधने की कोशिश की जा रही है। कि जिन लोगों ने खुद आदिवासियों की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है, अगर वो आदिवासियों के हितैषी बनने लगे तो ये बड़े दोहरे चरित्र वाली बात हो जाती है कि कांग्रेस को जल्दी निर्णय लेना चाहिए। पिछले 1 वर्ष से यही कवायद चल रही है। 6-7 बार ये डेट्स दे चुके हैं कि हम गठबंधन के जो सीटें हैं इसकी घोषणा करेंगे और अभी तक ये नहीं हो पाया। तो ये साफ दिखाता है कि इनका गठबंधन का कोई नीति सिद्धांत नहीं है। अब सोशल मीडिया पर शुरू होगी हेमंत सोरेन की मुहिम। जी हां, 13 मार्च को जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन सोशल मीडिया पर चुनावी चौपाल करेंगे। हेमंत सोरेन ट्विटर के जरिए जनता से सीधे बातचीत करेंगे। अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट और ट्विटर इंडिया के अकाउंट पर हेमंत सोरेन लाइव होंगे। इसके लिए चुनाव आयोग से उन्होंने इजाजत लेने की बात कही है। 17वां लोकसभा के लिए देश तैयार है। कल उसकी औपचारिक घोषणा हो गई। विगत 5 वर्षों में जो देश ने जिस राज को झेलने पर मजबूर हुआ, उससे मुक्ति का एक स्वर्णिम अवसर आया है। वहीं लोकसभा 2019 की तारीखों पर झारखंड में तकरार बढ़ती दिख रही है। चुनाव आयोग के 4 चरणों में मतदान कराए जाने पर सवाल खड़े किए गए हैं। विपक्ष ने किसी सोची समझी चाल का इसे नतीजा बताया है। करीब 2 घंटे तक हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने बंद कमरे में चुनावी मंथन के बाद कई आरोप चढ़े हैं। झारखंड में 4 चरणों में 2019 की वोटिंग होगी, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले पर भी झारखंड के विपक्ष को आपत्ति है। उन्होंने इसे चुनाव को प्रभावित करने की केंद्र की साजिश करार दिया है। तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी रणनीति को लेकर बंद कमरे में झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो के साथ बैठक हुई। हमारे इस छोटे राज्य में भी 4 चरण में 14 सीट का चुनाव स्पष्ट संकेत करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि अब जो गठबंधन स्वरूप ले रहा है उससे उनको नुकसान होगा। आप तो देखेंगे इन 5 वर्षों में सबसे अधिक सांप्रदायिक दंगे फसाद हुए, मॉब लिंचिंग। झारखंड छोटे से राज्य, यहाँ भी बड़ी तादाद में इस प्रकार की घटनाएं घटी, तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता।
हैरानी की बात है कि कांग्रेस चुनावी रणनीति से कटी कटी दिख रही है। कांग्रेसी मंथन से दूर रहे, लेकिन कांग्रेस की सोच एक जैसी है। लोकतंत्र के इस महापर्व में चुनाव की तिथि की हम स्वागत करते हैं, घोषणा का हमने स्वागत किया है, लेकिन यक्ष प्रश्न यह है कि जब इतना 14 सीटों का चुनाव है, इसको 4 चरणों में कराने की क्या आवश्यकता पड़ गई? कहीं ना कहीं संशय की स्थिति तो उत्पन्न हो ही गई है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष सुनील अरोड़ा ने स्पष्ट कहा है कि 4 चरणों में चुनाव कराने का फैसला सुरक्षा और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर किया गया है। इधर बीजेपी ने झारखंड विपक्ष की सोच को हास्यास्पद बताया है। एक तरह से हास्यास्पद ही है, क्योंकि चुनाव आयोग किसी के प्रभाव में कोई निर्णय नहीं ले सकती। वो एक स्वतंत्र एजेंसी है और देश में किस तरह से अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न हो, उसके लिए वो अपने तरीके से काम करती है। बहरहाल देश भर में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। 29 अप्रैल से 19 मई तक झारखंड की 14 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मदन सिंह के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। इन सबके साथ लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांगते ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की जानकारी दी। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांगते ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी से अगले 3 दिनों में जिलों में चल रही विकास योजनाओं की सूची मांगी है, ताकि नए विकास योजनाओं के शुरू होने और उससे मतदाताओं को प्रभावित करने की किसी संभावनाओं को दूर किया जा सके। इस बीच राज्य में सभी सरकारी और राजनीतिक दलों के विज्ञापनों को हटा दिया गया है। साथ ही एलईडी वाहनों के जरिए सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार पर भी रोक लगा दी गई है। सरकारी वेबसाइट के दुरुपयोग को लेकर भी आयोग सतर्क है। अभी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जो बैठक हुई थी, वो उस उद्देश्य से बैठक की गई थी कि अब आचार संहिता लागू हो गया है। उसमें पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं के बारे में हम लोग बातचीत किए गए थे। और खास करके फॉर्म 26 जो नॉमिनेशन फाइलिंग के समय में जो एफिडेविट्स का फॉर्म में जो अमेंडमेंट आई हुई थी, उस अमेंडमेंट के बारे में उसको अवगत करा। कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। झारखंड में जरूर 4 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। थोड़ा थकाऊ और उबाऊ तो है, लेकिन ये कहीं न कहीं एक प्रशासनिक विफलता को भी दर्शाता है कि 14 सीट के लिए 4 चरणों में चुनाव हो। लेकिन हमारे कार्यकर्ता और नेता प्रत्याशी सब पूरी तरह से तैयार हैं और पूरे गठबंधन के साथ में हम चुनाव मैदान में जाएंगे। तो सिर्फ सियासी पार्टियां ही नहीं, दंगल के लिए सिस्टम भी तैयार है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर राज्य में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुरक्षा और तमाम इंतजामों को लेकर डीएसपी और एसपी रैंक के अधिकारियों ने बैठकें की। सख्त हिदायत है कि आदर्श आचार संहिता का किसी भी सूरत में उल्लंघन न हो। ये लोकतंत्र के महापर्व की तैयारी की तस्वीरें हैं। तमाम अधिकारी सुरक्षा समेत वोटिंग के इंतजाम में लगे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर रांची प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। रांची लोकसभा सीट पर वोटिंग 6 मई को है, जिसके लिए अधिसूचना 10 अप्रैल 2019 को जारी की जाएगी। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2019 है। स्क्रूटनी 20 अप्रैल 2019 को 11 बजे तक होगा, जबकि नाम वापस लेने की तारीख 22 अप्रैल 2019 है। रांची में 11,07,248 पुरुष और 10,18,457 महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। आगे आकर के वोट दें और हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में 70 से 75% वोट इस बार पड़े। पुलिस की तरफ से विशेष छापामारी दल संबंधित जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं गठित किए गए हैं, जिनको कि कल से ही ये निगरानी रखने के लिए ड्यूटी दी गई है। गोड्डा लोकसभा चुनाव के लिए 22 अप्रैल को जारी होगी अधिसूचना। नामांकन की अंतिम तारीख 29 अप्रैल रखी गई है। नाम वापस लेने की तारीख 2 मई है। मतदान 19 मई को होगा। गोड्डा लोकसभा चुनाव में 3 विधानसभा क्षेत्र ओड़ैयाहाट, गोड्डा और महागामा में कुल 8,23,566 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
जिनमें महिला वोटर 3,91,219 और पुरुष वोटरों की संख्या 4,32,341 है। प्रशासन ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम मुद्दों पर तैयारी की जानकारी दी। 1950 हेल्पलाइन भी हमारा एक्टिवेट है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर्स भी हमारे एक्टिवेट है। कहीं से भी आचार संहिता के अगर उल्लंघन के मामले आते हैं तो प्रशासनिक तैयारी पूरी है, कार्रवाई तुरंत की जाएगी। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद से ही सभी थाना प्रभारियों को और सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, गश्त बढ़ा दी गई है। हजारीबाग के जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सूचना भवन में चुनावी तैयारियों को लेकर मीडिया के साथ बातचीत की। जिले के सभी दलों को आचार संहिता लागू होने के बाद 24 घंटे के अंदर अपने अपने बैनर, पोस्टर और झंडे हटाने के आदेश जारी किए। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बैनर हटाने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया है। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए एक विशेष सेल का भी गठन किया गया है। जिले में सभी प्रकार के कोषांग गठित किए जा चुके हैं और वो इन सब चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के रिस्पेक्ट में अगर कहीं किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो सी विजिल ऐप के माध्यम से भी सभी लोग उसको दर्ज करा सकते हैं ताकि उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। धनबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिसूचना 16 अप्रैल 2019 को जारी की जाएगी। 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक नामांकन होंगे। 24 अप्रैल को स्क्रूटनी की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 अप्रैल 2019 होगी। 12 मई 2019 को मतदान होगा। किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए 1950 हेल्पलाइन नंबर जारी भी किए गए हैं। लोहरदगा की बात करें तो यहां मतदान 29 अप्रैल को होगा। निष्पक्ष चुनाव को लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुटा है। नामांकन के लिए अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी होगी। नामांकन करने की अंतिम तारीख 9 अप्रैल और स्क्रूटनी की तारीख 10 अप्रैल होगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 12 अप्रैल निर्धारित की गई है। चुनाव नियंत्रण के लिए फ्लाइंग स्क्वाड के साथ 5 टीमें गठित की गई हैं। लोहरदगा में कुल 2,34,051 मतदाता हैं जो 428 मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। नक्सल प्रभावित लोहरदगा में 169 अति संवेदनशील और 154 संवेदनशील बूथ बताए गए हैं। 72 लोहरदगा के अंतर्गत कुल 324 मतदान केंद्र हैं और 69 बिशुनपुर अंश के अंतर्गत 104 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल जिले में 428 मतदान केंद्र हैं। कह सकते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व के लिए प्रशासन तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। उधर गिरिडीह की सीट पर जेवीएम के 2 विधायकों ने दावेदारी ठोकी है। दोनों विधायकों ने अपनी वफादारी और पार्टी की सेवा का हवाला दिया। डुमरी के विधायक जगन्नाथ महतो और मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, दोनों को ही चाहिए गिरिडीह की सीट। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के थैला में सीट जाएगा। जनता शर्त पड़ी है, जब प्रत्याशी बन गए तो निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। गिरिडीह की सीट को लेकर दोनों विधायकों के बीच दावेदारी है। इस मांग के बाद जेएमएम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। डुमरी के विधायक जगन्नाथ महतो अपनी लोकप्रियता का हवाला दे रहे हैं तो मांडू विधायक जयप्रकाश पटेल अपने पिता टेकलाल महतो की पुश्तैनी सीट का हवाला दे रहे हैं। हम पार्टी की ओर से प्रबल दावेदार हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और इस बार जो जनता का रुझान है, इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के थैला में सीट जाएगा। बाबूलाल मरांडी के बाद सबसे ज्यादा सर्वाधिक मत से गिरिडीह लोकसभा सीट जीतने वाले टेकलाल महतो थे और अभी तक के इतिहास में गठबंधन के वो पहला प्रत्याशी थे जो 6 विधानसभा में वो लीड दिए। दोनों विधायकों के टिकट को लेकर फैसला पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और दिशोम गुरु शिबू सोरेन करेंगे, लेकिन उनके सामने भी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है क्योंकि इन दिनों महागठबंधन को लेकर पार्टी पहले से ही पसोपेश में है। अब तक साफ नहीं है कि कांग्रेस और जेएमएम समेत जेवीएम के खाते में कितनी सीटों पर समझौते होंगे। ऐसे में दावेदारी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। कि चुनाव मैदान में उतरने से भारी और हल्का की बात नहीं है, लेकिन चुनाव इस बार हम झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतेंगे। गौर करने वाली बात है कि बीजेपी के लिए गिरिडीह की सीट भी अहम है। खबर है कि पार्टी ने इस सीट पर अपने 5 बार के सांसद रविंद्र पांडे को गठबंधन के साथी एजेएसयू को देने का फैसला किया है। हालांकि रविंद्र पांडे भी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते हैं।
ऐसे में महागठबंधन और एनडीए के बीच ये सीट काफी मायने रखती है। आदिवासी और मूलवासी को लेकर ये सीट काफी राजनीतिक उठापटक झेलती रही है। ऐसे में यहाँ मुकाबला जबरदस्त होता दिख रहा है। बोकारो से मृत्युंजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात इंटरमीडिएट की परीक्षा की। गिरिडीह में इंटर की परीक्षा के दौरान खूब हंगामा हुआ। सरैया के सेंट मैरी स्कूल में छात्रों ने खूब बवाल काटा। परीक्षा के दौरान छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप लगाकर जमकर तोड़फोड़ की गई। स्कूल में खड़ी गाड़ियों और खिड़की दरवाजों को छात्रों ने अपना निशाना बनाया। अगली खबर गढ़वा जिले से है, जहां मिराल में एक शख्स ने स्मार्टफोन के टूट जाने पर खुदकुशी करने की कोशिश की। मामला सामने आया। मोबाइल फोन के टूट जाने पर शख्स ने सदमे में आकर कीटनाशक दवा खा ली। जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसे परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ित युवक के माता पिता मजदूर हैं। राष्ट्रपति भवन में आज पद्म पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कार्यक्रम के पहले चरण में 54 लोगों को सम्मानित किया। बाकी 58 विजेता 16 मार्च को सम्मानित किए जाएंगे। झारखंड से पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में बेहतरीन काम किए बीजेपी सांसद कड़िया मुंडा को पद्मश्री से नवाजा गया। मेडिसिन और अफोर्डेबल हेल्थ केयर के क्षेत्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, समाज सेवा के क्षेत्र में बुलू इमाम, पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जमुना टुडू को भी पद्मश्री पुरस्कार मिला है। कड़िया मुंडा की बात करें तो वो 8 बार खूंटी लोकसभा क्षेत्र के सांसद रह चुके हैं। युवाओं को जो अपनी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी कई है। विद्यार्थी जीवन में पढ़ने की जिम्मेवारी है। गृहस्थ जीवन में गृह चलाने के लिए कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, कोई बिजनेस करता है। तो सभी क्षेत्रों में जो भी उनको काम करना है, ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा के साथ और देश हित को देखते हुए समर्पित भाव से काम करना चाहिए। बीजेपी सांसद कड़िया मुंडा को शुभकामनाएं राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी दी। चले इसी के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए प्रदेश का सबसे बड़ा डिबेट शो बात।